हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उससे जानने से पहले हमें समझना होगा कि मीडियम क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो मीडियम हम लोग अगर लाइट के बारे में बात करें तो वो होता है जिसके थ्रू लाइट पास कर सकते हैं। जैसे एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। तो हम अगर मीडियम को क्लासीफाई करें तो 3 हिस्से में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उसको। एक को कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें लाइट जो है जिसके थ्रू लाइट पास हो सकता है क्लियरली, जैसे कि ग्लास, वाटर है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एकदम पारदर्शी। दूसरा ट्रांसलूसेंट, यानी वो जो जिसमें लाइट इतने अच्छे से ट्रेवल नहीं करता है, जिसमें हमें थोड़ा जैसे बटर पेपर हो गया या फिर जो बाथरूम के ग्लासेस हो जाते हैं, तो उस तरह के ग्लासेस को ट्रांसलूसेंट कहा जाता है, जिसमें लाइट पार्शियली ट्रेवल करता है, क्लियर नहीं होता उतना। और नेक्स्ट होता है ओपेक। ओपेक यानी ऐसा जिसके थ्रू लाइट पास नहीं करता। जैसे कि आप वुड ले लो या ब्रिक्स ले लो, इसके थ्रू लाइट पास नहीं करता। एक घर से दूसरे घर के बीच में अगर विंडो ना हो, सिर्फ वॉल हो, तो एक रूम से दूसरे रूम के साइड में कुछ नहीं दिख सकता हमें। यानी चीज़ें हमें वॉल के थ्रू हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, सीधा सा कहना है। ओके, तो अब आप लोगों को ये देखना है कि जब लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, सीधा ट्रैवल करता है। जो मान लीजिए वैक्यूम में, यानी यानी अगर हमारे आउटर्स मतलब हम बात करें कि एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी है उसे वैक्यूम कहा जाता है। यानी जैसे सन और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का जो रीजन है उनको हम वैक्यूम कह सकते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं होता ऐसा माना जाता है। तो उसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है तो सीधा ट्रैवल करेगा। इनफैक्ट अगर लाइट एटमॉस्फेयर में भी आ गया तो जब तक हमारे एयर में है तब तक सीधा ट्रेवल करेगा। अब बात ये आता है कि जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप लाइट एयर से आ रहा है तो सीधा ट्रेवल करते रहेगा। लेकिन जैसे ही एयर से वाटर में घुसेगा, अब लाइट का क्या होगा? क्या ये सीधा ट्रैवल कर सकता है? तो जवाब है नहीं, ये लाइट सीधा ट्रैवल नहीं करता। एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच का जो सरफेस होता है, इसको इंटरफेस कहा जाता है। इस इंटरफेस पे जैसे ही हिट करता है वैसे ही ये लाइट जो है मुड़ता है, बेंड होता है। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब ये बेंडिंग कैसा होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों मीडियम के ऊपर में। अगर 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 एयर और वाटर है तो एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास और वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट का स्पीड जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा स्पीड घट जाएगा, और घट जाने की वजह से ये लाइट जो है उसका पाथ नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। अब ये नॉर्मल क्या है? तो जैसे ही ये रे जिस पॉइंट पे हिट करता है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इसको कहा जाता है इंटरफेस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और इंटरफेस के ठीक परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, तो इस लाइन को ही हम लोग कहेंगे नॉर्मल। तो ये रे जैसे ही एयर से वाटर में आता है, एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है इसलिए, और वाटर में लाइट का स्पीड कम है, तो एयर को रेयरर मीडियम बोला जाएगा, और वाटर में लाइट का स्पीड क्योंकि कम है तो कंपेयर टू एयर, सो ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो जैसे ही लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आएगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। लेकिन वही उल्टा, अगर लाइट मान लेते हैं आपकी ग्लास से एयर में आ रहा है, ग्लास में लाइट का स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट जब ग्लास से एयर की ओर आएगा तो ये क्या करेगा? ये नॉर्मल से दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगा। आपको बस ये समझना है कि जब लाइट डेंसर से रेयर से डेंसियर की ओर जाएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। लेकिन अगर अगर हम बात करें बहुत ही क्लोज डिफरेंस अगर हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया, जैसे कि वैक्यूम और एयर के बीच में लगभग लाइट का स्पीड सेम है। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और एयर में जो है 2.99702547 मीटर पर सेकेंड है। अब देख सकते हो कितना क्लोज है इन दोनों का स्पीड, वैक्यूम और एयर का ना, लगभग 2.99 × 10⁻, ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे आप सामान लेने जाते हो दुकान में तो 299 का दे या 300 का दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक रुपये का अंतर ही है ना। तो दोनों लगभग सेम ही हैं, या तो 300 रुपया ले ले या 299। तो लगभग वैसे ही कहानी यहाँ पे, वैक्यूम में 3 × 10⁸ है और एयर में 2.99 × 10, तो लगभग ना के बराबर बेंडिंग होता है, बहुत हल्का सा बेंडिंग होता है। तो इसमें लगभग आई और आर जो है एक समान ही रहता है। ये समझ में आया? तो ये जो लाइट का स्पीड चेंज होगा तभी जा कर के वो लाइट बेंड करता है ज़्यादा।
जितना ज़्यादा स्पीड चेंज होगा, जैसे यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आप देखो इस ना के बराबर चेंज हुआ, यहाँ चेंज ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा था, इस वजह से बेंडिंग हमें ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, अब ये बेंडिंग का मेन कारण क्या है? तो देखो आप कि जैसे ही लाइट का स्पीड कम हो जाता है, लाइट को अब वाटर से फिर से एयर में जाना है, तो जाने के लिए अब इसको ये शॉर्टकट ढूंढेगा। तो शॉर्टकट इसे कैसे मिलेगा, कैसे ये शॉर्टकट ये फॉलो कर सकता है? सबसे छोटा रूट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे? तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल है यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटरफेस है इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये नॉर्मल है। तो इस वजह से रे नॉर्मल की तरफ आना चाहता है ताकि उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। वही आप अगर यहाँ पे देखो कि जब वो डेंसर से रेयर की तरफ आता है तो फिर उसका स्पीड बढ़ जाता है, फिर वो इतना जल्दी निकलना नहीं चाहेगा इस मीडियम से, फिर ग्लास में जाना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा दूर ट्रैवल करता है। वो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा दूर जाता है ताकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे एक छोटा बच्चा को अगर कोई भी काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा हो तो क्या करेगा, वहाँ से नहीं जाना, नहाने में या पानी में अगर उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो आप उसको खींचोगे, नहीं निकलना चाहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ बिताना चाहेगा। सेम यहाँ पे, और एक इंसान जो स्ट्रेस में है अपने ऑफिस में, वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगी, जैसे भी हो मुझे यहाँ से बाहर जल्दी से जल्दी निकलना है, तो शॉर्टकट यानी शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करना चाहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया। अब ये जो एक और बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट या अगर एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहा है और जाने का जो रूट है वो सीधा है यानी अलोंग द नॉर्मल है, तब क्या होगा? उस केस में कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ स्पीड में चेंज आएगा। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों 0 डिग्री होगा? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। सिमिलर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये इंसिडेंट रे हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम कर देंगे आई माइनस आर कर देंगे, मॉड लगा देंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग पॉजिटिव में ही लेंगे, और इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो अगर एक रे अलोंग द नॉर्मल आ रहा है तो उसमें कोई भी डेविएशन या बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइट का स्पीड चेंज होते हुए नजर आएगा। अगर रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है तो स्पीड घट जाएगा, और डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा। अदरवाइज नो बेंडिंग विल बी ऑब्जर्व इन बोथ द केसेस। और तीसरा केस, अगर दोनों मीडियम का डेंसिटी सेम हो गया, यानी दोनों ऑप्टिकली सेम डेंसिटी का है, तब क्या होगा? तब लाइट जो है वो सीधा ट्रेवल करेगा, कोई बेंडिंग शो नहीं करेगा, ना स्पीड में चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों समान हो जाएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात अब आप लोग देखो कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी ये दोनों सेम नहीं होता। मास डेंसिटी बोले तो जैसे कि केरोसिन का मास डेंसिटी 800 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और वाटर का 1000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। पर अगर ऑप्टिकल डेंसिटी का बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन का 1.44 है और वाटर का 1.33 है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है, सिंपल आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि आप देखो यहाँ पे जो केरोसिन है वो कम घना है, लेकिन लाइट को ये ज़्यादा बैंड कर रहा है, और वाटर जो है वो ज़्यादा घना है, इसका मास डेंसिटी ज़्यादा है, पर ये कम लाइट को बैंड कर रहा है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी ये दोनों डिफरेंट होता है। जिस चीज़ का ऑप्टिकल डेंसिटी जिस चीज़ का मास डेंसिटी ज़्यादा है, हो सकता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, यानी लाइट को वो कम बैंड कर रहा हो, और जिस चीज़ का मास डेंसिटी कम है वो हो सकता है कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो और वो लाइट को ज़्यादा बैंड कर रहा हो। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे इसे सपोर्ट कीजिए। आप मेरे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो इसे देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी इस कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी उन्हें मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।